DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का जो पेपर हुआ है आपका साइंस का, अभी ही आज ही हुआ है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको देखना है ध्यान से और अपना पेपर उठा लीजिए। जिसका जिसका पेपर हो चुका है और जिसका नहीं हुआ है वो अपना इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें एक बार कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और इनके किस प्रकार से आंसर लिखने थे। तो यदि ये आपके वार्षिक एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चनों की ये आंसर है ना। और जिनके हुए हैं उनको अपना पेपर उठा लेना है और अभी पेपर उठा लीजिए और उसमें टिक लगाते जाना कि ये क्वेश्चन सही किए हैं। और जो आपने गलत भरे हैं उनको सही तरीके से भर के रखना है, ताकि यदि वो वार्षिक में आपके पेपर में आ जाते हैं, वार्षिक एग्जाम में, तो उनको गलत ना करके आएँ, है ना। चलिए, इसमें चूँकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और अच्छी मतलब मोस्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि मोस्ट क्वेश्चन है और ये इनके आने की संभावना भी है पेपर में, वार्षिक में। तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, है ना। जितने भी वैकल्पिक क्वेश्चन है पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपके जो अभी त्रैमासिक इसके बाद अर्धवार्षिक होंगे उनमें भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वार्षिक में तो पूछे ही जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक। तो चलिए, जिसका भी पेपर हुआ है अभी ये वाला, तो वो अपना पेपर निकाल लीजिए और हम मिलाते चलते हैं, आपको उसमें लिखते जाना है। पहला क्वेश्चन है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन, ताप दाब या खालिस्तान में परिवर्तन करके शाम को बदला जा सकता है। तो इसमें भरना था सांद्रता, है ना। सांद्रता भर देती तो आपका राइट आंसर हो जाता। ताप दाब या सांद्रता में परिवर्तन करके शाम को बदला जा सकता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त अंतिम उत्पाद। कार्बोहाइड्रेट है, उसका जब पाचन होता है तो हमें जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो बताने थे। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्लूकोज मिलता है, फैक्ट्रोज मिलता है और गैलेक्टोज भी मिलता है। ग्लूकोज फैक्ट्रोज ये कट गए हैं, इनको ध्यान रखना है। ग्लूकोज है, फैक्ट्रोज ऐसे लिखते हैं। फैक्ट आधा का ट ओ की मात्रा जा, फैक्ट्रोज, ठीक। ग्लैक्टोज लिखते हैं गा दो मात्रा, ला एक मात्रा, आधा का टो ग्लैक्टोज। तो ये आपको गलत लिख के भी नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज, फैक्ट्रोज और ग्लैक्टोज ये तीन उत्पाद बनते हैं उसमें, है ना, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के पश्चात। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, ये आपको पता ही है, फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। चौथा है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा खालिस्तान है। तो ऊर्जा मुद्रा क्या है इसकी? एटीपी। जो कोशिका है उसकी ऊर्जा मुद्रा एटीपी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, इसका रिक्त स्थान, अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है? अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया आयनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती? आयनीकरण। छठवां है लोहे में जंग लगना खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। संक्षारण। तो किस क्रिया का उदाहरण है? संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में जोड़ियां पूछी गई हैं, तो इन जोड़ियों को भी आपको मिला लेना था। पहला जैसे पारा है तो पहले को मिलाना था आपको। ये पारा एक द्रव धातु है ना। पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का आपका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एक अयस्क बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क है ऑक्साइड। अतिक्रियाशील धातु है तो ये सोडियम हो जाएगा तीसरा। CaOCl2 ये व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखा हुआ है, रासायनिक सूत्र। Fe2O3 ये हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है और ग्लूकोज का ये रासायनिक सूत्र है ना। तो इस प्रकार से ये आपकी जोड़ियां हो जाती हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं। इंद्रधनुष का बनना कारण है, तो ये वर्ण विक्षेपण के कारण आपका इंद्रधनुष बनता है। फिर इसके बाद है ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दोनों में ही एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल। तो ये सभी इसमें क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है तीनों की तीनों सभी। तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो तारों का टिमटिमाना एक अपवर्तन के कारण होता है। न तारे अब प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वृक्क की छनन इकाई क्या कहलाती है? तो वृक्क की छनन इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की छनन इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये आपको पता ही है। और फिर ये देख सकते हैं आप, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं। अगला, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई क्या है? जो फेफड़े हैं उनकी क्रिया करने की जो इकाई है, क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो उनको वायु कोष्ठक भी बोल सकते हैं या हम कूपिकाएं बोल सकते हैं ना, वायु कोष्ठ या कूपिकाएं कह सकते हैं। स्वर्ण की शुद्धता अर्थात सोने की जो शुद्धता है उसको किस में नापते हैं? तो कैरेट में नापते हैं सोने की शुद्धता को। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा NaCl। 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 5वें क्वेश्चन में है सत्य असत्य लिखिए। कार्बनिक यौगिक की प्रकृति उपसहसंयोजी होती है। ये गलत है, क्योंकि ये सहसंयोजी होती है। कार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं उनकी प्रकृति सहसंयोजी होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया कार्बनिक यौगिक बनाया गया था। ये राइट आंसर है। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया ही बनाया गया था कार्बनिक यौगिकों में। दूसरा, हरे पौधे, अगला तीसरा नंबर है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये राइट आंसर है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये भी सही है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये भी सही हो जाएगा, है ना। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण थायराइड ग्रंथि करती है। ये गलत है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि द्वारा ही सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। क्या होता है यदि सोडियम का टुकड़ा पानी में डाल दिया जाए, है ना, क्योंकि सोडियम एक बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए यदि उसको पानी में डालेंगे ना, तो पानी में जैसे ही डालेंगे वो आग पकड़ लेगी, है ना। उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। 7वां क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसकी जो सतह है, उसकी सतह वायु के पर्याप्त संपर्क में आ सके, जिससे जलाने में आसानी हो उसको। और प्लास्टिक ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, है ना। जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना था इसमें। मुख द्वारा श्वसन करना क्यों वर्जित है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। 9वें क्वेश्चन में दर्पण किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम लिखिए। पारितंत्र किसे कहते हैं? अपमार्जक किसे कहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर बताइए, न। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। सोडियम को केरोसिन में डुबा क्यों रखा जाता है? विचलन कोण क्या होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को, जैसे 17वां क्वेश्चन है, ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं, अम्ल एवं क्षार में अंतर बताइए। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। मानव में होने वाले पाचन क्रिया को चित्र सहित समझाइए, ना। टिंडल प्रभाव। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे। टोटल आपके 23 क्वेश्चन थे। 23 के 23 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए और वो जानकारी आप अच्छे से प्राप्त कर सकें।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।